हेलो दोस्तों, आज मैं इन द शैडो ऑफ द मून मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत सन 2024 से होती है। यहाँ पर दुनिया के कई देशों को जलता हुआ दिखाया जाता है। ये वो समय होता है जब दुनिया में जंग चल रही थी। सभी देश एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जिसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हमें 1988 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर थॉमस नाम का एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है। वो अपने साथी के साथ एक एक्सीडेंट वाली जगह पर छानबीन करने के लिए जाता है। यहाँ पर एक महिला ड्राइवर की मौत हो गई थी। जब ये लोग की गर्दन को चेक करते हैं तो वहाँ पर 3 निशान होते हैं। आज इस टाउन में इसी तरह से 3 लोगों की और भी मौत हो गई थी, यानी कि उनकी गर्दन पर भी छेद होते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद थॉमस अपने साथी के साथ लैब में जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर इन्हें बताता है कि इन तीनों की मौत एक ही तरीके से हुई है। इनकी मौत की वजह वो छेद है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि लेकिन अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि उनकी मौत कैसे हुई है और उन्हें किस तरह मारा गया है। तभी थॉमस को पता चलता है कि क्लब में भी एक लड़की पर हमला हुआ है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। थॉमस अपने साथी के साथ उस क्लब में पहुंच जाता है। वहां पर एक डिटेक्टिव पहले से ही मौजूद होता है। वो डिटेक्टिव थॉमस की वाइफ का भाई होता है। ये तीनों मिलकर उस लड़की से पूछताछ करने लगते हैं जिस पर हमला हुआ था। वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो बताती है कि मुझ पर एक लड़की ने हमला किया था। उसने ब्लू कलर की जैकेट पहन रखी थी। उसके हाथ पर खून भी लगा हुआ था। वो लड़की इनको सारी बात बता ही रही थी। तभी उसकी गर्दन में दर्द होने लगता है। दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब डिटेक्टिव चेक करता है तो उसकी गर्दन पर भी उसी तरह के निशान होते हैं। ये सब देखने के बाद वो ऑफिसर समझ जाते हैं कि इसको भी उसी ने मारा है जिसने उन तीनों को मारा था। अब वो लोग हर उस लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं जिसने नीले रंग की जैकेट पहन रखी थी और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। जब थॉमस अपने साथी के साथ गाड़ी में जा रहा था तो उसे नीले कलर की जैकेट वाली लड़की दिखाई देती है। उसने अपना मुंह कवर किया हुआ था। वो इन्हें देखने के बाद भागने लगती है। अब थॉमस भी अपने साथी के साथ उसका पीछा करने लगता है। वो लड़की भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। थॉमस के साथी ने उसे छुपते हुए देख लिया था। वो चुपके से आगे बढ़ के उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो खुद को उससे छुड़वाते हुए एक बोर्ड से टकरा जाती है, जिससे ऑफिसर का एक पैर टूट जाता है। तभी थॉमस वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे गन पॉइंट पर कर लेता है। जब वो मुड़ती है तो हमें यहाँ पर उसका नाम पता चलता है। उसका नाम राया होता है। वो थॉमस को बताती है कि तुम्हारी वाइफ को बच्चा होने वाला है। आज तुम्हारी वाइफ के बेटी पैदा होगी, जिसके बाद तुम्हारी वाइफ मर जाएगी। लेकिन थॉमस उसकी बातों का यकीन नहीं करता। तभी इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। थॉमस ने उसका पैर पकड़ लिया था, लेकिन राया चालाकी से उसकी हथकड़ी से उसे ही बांध देती है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगती है तो थॉमस के हाथ वही हथियार लग जाता है जिससे वो सबको छेद करके मार रही थी। थॉमस उस हथियार से राया के पैर पर भी अटैक कर देता है, जिससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो ट्रेन से टकरा जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब थॉमस ने उस केस को सॉल्व कर लिया था। जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है, क्योंकि आज उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला था। जब थॉमस हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि आपके बेटी हुई है। जो बात उसे राया ने बताई थी, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका मानना था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर थॉमस को बताता है कि वो लड़की राया जिसकी मौत हो गई है, उसकी बॉडी को चेक करने पर उसके कंधे से गोली मिली है, जिसका मतलब होता है किसी ने उस पर गोली चलाई थी। लेकिन थॉमस उस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी बेटी पैदा हुई है। तभी डॉक्टर उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी को बचाते समय हम तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा पाए। ये सुनने के बाद थॉमस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो दुखी तो था ही, लेकिन बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाता है, क्योंकि राया ने उसे उसका आने वाला फ्यूचर बता दिया था। ये सवाल उसके दिमाग में चलता रहता है कि राया को ये बात कैसे पता चली। इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन थॉमस को इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। थॉमस की बेटी बड़ी होकर आज 9 साल की हो गई थी। आज उसका 9वां बर्थडे होता है। आज के ही दिन उसकी वाइफ की मौत हुई थी, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर उसकी कब्र पर जाता है। थॉमस की वाइफ के कब्र के ऊपर पहले से ही किसी ने फूल रख दिए थे। थॉमस को लगता है कि उसकी वाइफ के भाई ने ये फूल रखे होंगे। जब वो उसे फोन करता है तो वो मना कर देता है। थॉमस सोच में पड़ जाता है कि ये किसने किया होगा। तभी थॉमस के पास फोन आता और उसे बताया जाता है कि टाउन में एक खून हुआ है। फोन पर उसे पता चलता है कि ये खून उसी तरह से हुआ है जैसे आज से 9 साल पहले उन 4 लोगों की मौत हुई थी। हादसे वाली जगह पर जाकर थॉमस कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करता है, जिसमें वो नीले रंग की हुडी वाली लड़की को देखता है जो बिल्कुल राया जैसी दिख रही थी। ये वीडियो देखने के बाद थॉमस सोच में पड़ जाता है कि 9 साल पहले तो राया की मौत हो गई थी। तो सभी लोग उसे समझाने लगते हैं कि ये कोई और लड़की है जिसने गुमराह करने के लिए नीले कलर की हुडी पहन रखी है। लेकिन थॉमस को उस पर शक होने लगता है, इसीलिए वो 9 साल पहले वाली राया का सामान खोलने लगता है, जिसमें उसके सामान के साथ उसे एक चाबी मिलती है। वो उसकी जांच करने के लिए अपने साथी को दे देता है। तभी थॉमस को पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एक और लड़की का कत्ल हो गया है। जब ये अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँचता है, उस लड़की की गर्दन पर वैसे ही छेद होते हैं। इससे थॉमस को समझ आ जाता है जो खूनी है वो सबको इसी तरीके से मार रहा है जिस तरीके से राया ने उन 4 लोगों को मारा था। थॉमस को ये भी पता चलता है जिस
जिस लड़की का खून हुआ है उसके पास एक राइटर की किताब होती है। जिन लोगों का अभी तक खून हुआ था उन सब के पास उस राइटर की किताब होती है। अब जो चाबी थॉमस ने जांच करने के लिए दी थी तो उसे पता चलता है कि वो चाबी एक जहाज की है। इस जहाज को 1 साल पहले ही बनाया गया है। ये जानने के बाद थॉमस और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर ये जहाज 1 साल पहले बनाया गया तो 9 साल पहले राया के पास इसकी चाबी कहां से आई। थॉमस से मिलने एक साइंटिस्ट आते हैं। वो थॉमस को बताते हैं कि जब 9 साल के बाद चंद्र ग्रहण होता है तो उस दौरान एक पल ऐसा भी आता है जिससे हम अपने पास्ट में जा सकते हैं। उसके लिए मैंने एक मशीन भी बनाई है। थॉमस और उसके साथी को डॉक्टर की बातें बिल्कुल बेकार लगती हैं, इसीलिए वो इस पर ध्यान नहीं देते। वो डॉक्टर भी वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। थॉमस और उसका साथी उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो जहाज खड़ा था, जिसकी चाबी थॉमस को राया के सामान से मिली थी। थॉमस अकेला ही अब अंदर जाने लगता है। तभी उसके सामने राया आ जाती है और थॉमस पर अपनी गन पॉइंट कर देती है। राया को जिंदा देखकर थॉमस एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसकी मौत हो गई थी, तो वो अब जिंदा कैसे है। और तो और उसकी 9 साल में बिल्कुल भी उम्र नहीं बढ़ी। राया थॉमस को कुछ बताने ही वाली थी, तभी थॉमस का साथी वहाँ पर आ जाता है। वो जैसे ही पलटती है तो उससे गलती से गोली चल जाती है, जिससे गोली लगने की वजह से थॉमस का साथी वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, इसलिए मजबूरी में राया थॉमस को लेकर जहाज में बैठ जाती है। जब राया हवाई जहाज को उड़ा रही थी तभी थॉमस को बताती है कि मैं बार बार टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि फ्यूचर की दुनिया ठीक हो सके। अगर मैंने ऐसा ना किया तो फ्यूचर में सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं सिर्फ चंद्र ग्रहण की रात को ही टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ। तभी थॉमस को उस डॉक्टर की बात का यकीन आने लगता है। आगे कुछ बोलने से पहले राया थॉमस को धक्का देकर पानी में नीचे गिरा देती है। वो जैसे तैसे पानी से बाहर आ जाता है। अगली सुबह जब पुलिस ऑफिसर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो उन्हें उस प्लेन के टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो प्लेन तबाह हो गया था। लेकिन राया का कुछ भी पता नहीं चलता। तभी थॉमस सबको बताता है कि राया ने मुझसे बात की, वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आती है। लेकिन किसी को थॉमस की बात का यकीन नहीं होता। इसके बाद हमें 2006 का समय दिखाया जाता है, यानी कि 9 साल और गुजर जाते हैं। अब थॉमस की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है, यहाँ तक कि उसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी है। वो हमेशा चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ता रहता है। उसे बहुत समय से वो साइंटिस्ट डॉक्टर भी नहीं मिला था। अब उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी है, जो कि अपनी मॉम के भाई के साथ रहती है। अब थॉमस को पता चलता है कि 1988 में एक और मर्डर हुआ था। उसकी कोई रिपोर्ट इनके पास नहीं आई थी, इसीलिए वो उसकी कब्र पर जाता है, जो कि एक राइटर होता है। वो कब्र खोदकर जैसे ही उसके कंकाल को चेक करता है तो उसकी गर्दन पर भी छेद होते हैं, यानी कि ये भी राया के हाथों से ही मारा गया था। इसीलिए वो अगले दिन राइटर की वाइफ से मिलता है। वो थॉमस को बताती है कि मेरे हस्बैंड मरने से पहले एक ग्रुप को चलाया करते थे, जिन्होंने एक किताब भी लिखी थी। कुछ पेपर से थॉमस को पता चलता है कि इस राइटर का संबंध हर उस इंसान से है जिनकी मौत 1988 और 1997 में हुई थी। साथ ही इस राइटर की एक दोस्त अभी भी जिंदा है, जो कि इस ग्रुप को आज भी चलाती है। ये जानने के बाद थॉमस उससे मिलने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो जान गया था अगले मरने की बारी राइटर के इस दोस्त की है, क्योंकि आज की रात चंद्र ग्रहण होने वाला है। जब थॉमस उसके घर पहुंचता है तब तक काफी देर हो जाती है, क्योंकि राया ने अब उसको मार दिया था। तभी थॉमस को राया दिख जाती है, जो कि वहाँ से भाग रही थी। वो उस पर गोली चलाने लगता है। एक गोली राया के हाथ पर लग जाती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से भाग जाती है। थॉमस उसका पीछा करते हुए समुद्र के किनारे पहुँच जाता है। राया वहाँ पर बने एक पाइप के अंदर चली जाती है। जब थॉमस भी उसके पीछे जाता है तो वो वहाँ पर एक टाइम मशीन को देखता है, जिसके अंदर राया बैठ चुकी थी। पानी टाइम मशीन में भरता जा रहा था। फिर एक तेज रोशनी के साथ वो मशीन वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल वो टाइम ट्रेवल करके 1988 में आ जाएगी, जहाँ पर थॉमस की वजह से उसकी मौत हुई। इसका सबूत ये होता है कि उसकी लाश में से वो गोली निकली थी जो थॉमस ने उसको मारी थी, जिस गोली के बारे में पुलिस ऑफिसर ने आकर थॉमस को बताया भी था जब उसकी बेटी पैदा हुई थी। अब थॉमस को सारी बात समझ में आ गई थी। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। थॉमस उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो ऑफिसर थॉमस को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस को ये लग रहा था कि राइटर के दोस्त को उसने मारा है। अब हमें 2015 का समय दिखाया जाता है, यानी कि 9 साल और गुजर गए। थॉमस अब तक इस केस को हल करने की कोशिश में लगा हुआ था। वो हमेशा उस पाइप के पास रहता है जहाँ से राया अंदर टाइम मशीन में गई थी। आज भी चंद्र ग्रहण की रात होती है। थॉमस को इस बात पर यकीन था कि राया जरूर आएगी। हालांकि आज उसकी बेटी के बच्चा होने वाला होता है। वो वहाँ पर भी नहीं जाता, क्योंकि वो राया को पकड़ना चाहता था। उसके दिमाग के अंदर जो सालों से सवाल थे वो उनका जवाब जानना चाहता है। आखिरकार वो टाइम मशीन वहाँ पर आकर गिरती है, जिसके बाद राया पाइप से निकलकर बाहर आती है। थॉमस राया पर गन पॉइंट कर देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, आज तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा। इसके बाद राया उसे बताती है कि मैं आपकी नवासी हूँ, यानी कि मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ। आपने मुझसे कहा था, इसलिए मैं बार बार टाइम ट्रेवल कर रही हूँ। साल 2024 से मैंने अपना सफर स्टार्ट किया था, जहाँ पर दुनिया जल रही थी, यानी कि तबाह हो रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। ये सब उस राइटर की किताब से हुआ है जो उसने 1988 में लिखी थी, क्योंकि किताब को पढ़ने से
लोगों के दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ। अपने देश से प्यार होने की वजह से वो बाकी दुनिया से लड़ने लगे। इसी वजह से पूरी दुनिया जंग का मैदान बन गई। ऐसे में दुनिया को बचाने के लिए उस साइंटिस्ट ने टाइम मशीन बनाई जिससे 9 साल पीछे चंद्र ग्रहण की रात को ही टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। मैं टाइम ट्रेवल करके हर उस इंसान को मार रही हूँ जिसकी वजह से जंग हुई है, ताकि फ्यूचर में होने वाली तबाही को रोका जा सके। तभी थॉमस देखता है कि राया के हाथ पर गोली का निशान नहीं है, जिसका मतलब होता है 2015 में अपना मिशन पूरा करने के बाद टाइम में पीछे आकर वो 2006 में आएगी, जब थॉमस ने उसके हाथ पर गोली मारी थी। फिर 1997 में, फिर 1988 में, जहाँ थॉमस की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। राया थॉमस को अपना ब्रेसलेट दिखाती है जो उसकी वाइफ ने उसको दिया था। थॉमस ये सब जानने के बाद काफी दुखी हो जाता है कि मैं अपनी नमासी का कातिल हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही राया की मौत होगी। इसीलिए वो राया से कहता है कि जब तुम 1988 में जाओ तो कैसे भी करके मुझे रोक लेना, ताकि मैं तुम्हें ना मारूं, फिर वापस फ्यूचर में आ जाना। राया उसको समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा सफर एक साइड का होता है। मैं टाइम ट्रेवल करके सिर्फ एक ही बार पीछे जा सकती हूँ, वापस अपने समय में नहीं आ सकती। अब मैं हर 9 साल में पीछे जाकर उस राइटर को भी मार दूंगी, ताकि वो किताब ना लिखे जिसकी वजह से जंग हुई। थॉमस ये सारी सच्चाई जानने के बाद काफी दुखी हो जाता है। तभी राया उससे कहती है कि आप हॉस्पिटल चले जाओ, क्योंकि मैं आज पैदा होने वाली हूँ। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। जब वो हॉस्पिटल आता है तो उसकी नमासी पैदा हो जाती है, जिससे वो बहुत ही प्यार करने लगता है। और राया हर 9 साल पीछे जाकर उस इंसान को मार देती है जिनकी वजह से जंग हुई थी। वो आखिर में राइटर के पास भी पहुँच गई थी जो कि किताब लिख रहा था। वो उस किताब को लिखने से पहले राइटर को मार देती है, जिसके बाद हमें फ्यूचर का यानी कि 2024 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी तबाही वापस मुड़ना शुरू हो जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर जैसे कोई कभी भी जंग न हुई हो। राया पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने मिशन के दौरान मारी गई, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर दिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।